स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम में हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया था, इसमें आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स कवर किए थे। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक यूकैरियोटिक सेल्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सेल थ्योरी क्या है, कुछ बेसिक साइंटिस्ट के नाम जो साइटोलॉजी से जुड़े हुए थे। एक हमने कवर किया था सेल वॉल, क्योंकि सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग तीन पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। एक होता है सेल वॉल, एक है आपकी सेल मेम्ब्रेन, एंड थर्ड पार्ट है आपका साइटोप्लाज्म अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी। ये तीनों पार्ट कवर किए थे। नेक्स्ट पार्ट में आपका जो क्लासिफिकेशन आएगा, वो क्लासिफिकेशन फर्स्ट हमने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। इसमें बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ कुछ एडवांस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये फोटो है आपकी प्लांट सेल्स की। प्लांट सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, और भी कुछ भूल सकते हैं पर दो पॉइंट मत भूलेगा। पहली चीज, एक सेल जिसके चारों ओर एक मोटी दीवार होती है, सेल वॉल होती है। ठीक, जब हमने सेल वॉल पढ़ाई थी तो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट थी? सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर? ये है आपकी सेल वॉल। और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। एक नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, सेलुलोज क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। तो प्लांट सेल्स में नंबर वन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका द सेल वॉल। प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल, और कितनी लेयर्स की बनी होती है? तीन लेयर्स की बनी होती है। जो आपके प्लांट सेल्स देख रहे हैं वो तीन लेयर्स की बनी हुई है सेल वॉल। इस सेल वॉल के अंदर एक पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो इसके साइटोप्लाज्म को कवर करती है। ठीक है? प्लांट सेल में दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, सेल वॉल भी प्रेजेंट है और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो सेल वॉल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तीसरा कैरेक्टर्स, प्लांट सेल्स में एक बड़ी सी बड़ा बैग होता है, वो भरा होता है, उसको हम कहते हैं लिक्विड का भरा होता है, उसे हम कहते हैं वैक्यूल। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैक्यूल। ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं, बाकी सब चीजें माइनर है। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट सेल्स कितने क्या कहते हैं, हाँ। फिर इसके बाद प्लांट सेल वॉल के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोसोल्स प्रेजेंट। अब ये बताइए, यूकैरियोटिक्स है या प्रोकैरियोटिक सेल्स है? मैसेज में आंसर दीजिए, प्लांट सेल्स इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। टाइप कीजिए मैसेज में, प्लांट सेल्स इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। ब्लू ग्रीन एल्जे इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक? ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक? ब्लू ग्रीन एल्गे आपका प्रोकैरियोटिक है, और प्लांट सारे एनिमल्स आपके यूकैरियोटिक है। हमने पहले पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स प्राइमरी सेल्स होती हैं, उसमें आता है बैक्टीरिया, उसमें आता है वायरस, उसमें आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड, प्लांट सेल्स में जब इतना बड़ा वैक्यूल्स बन जाएगा तो सारे ऑर्गेनल्स कहाँ चले जाएंगे? वॉल की ओर खिसक जाएंगे। तो न्यूक्लियस कभी भी यहाँ पे सेंटर में नहीं प्रेजेंट रहता, न्यूक्लियस कहाँ रहता है? साइड में प्रेजेंट रहता है। आपको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सेंटर वाला पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियोलस। सारे यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्लांट सेल भी एक न्यूक्लियस है। और सारे ऑर्गेन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया, आपके राइबोसोम्स, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्जी अपरेटस, ये सब डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। और जो एक यूनिक कैरेक्टर्स होता है प्लांट सेल्स का, वो है क्लोरोप्लास्ट। कैरेक्टर नंबर वन, प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कैरेक्टर नंबर वन। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, कैरेक्टर नंबर टू। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, कैरेक्टर नंबर थ्री। और प्लांट सेल्स में चौथा होता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये चार पॉइंट प्लांट सेल्स को एनिमल सेल से अलग करते हैं। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? एक सेल्स है, एक दूसरी सेल है, इन दोनों सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक चैनल बना होता है।
इसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा से एक सेल से न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंसेस मूव करते हैं एक सेल से दूसरी सेल। क्लियर? तो चार चीजें याद रखिएगा, प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होती है। नंबर 2, प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। नंबर 3, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होता है। नंबर 4, प्लांट सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा होता है। क्लियर हो गया? अब राइट साइड में जो आपको टेबल दी है उसको आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट, प्लांट सेल्स आर लार्जर देन एनिमल सेल्स। इसका जो स्ट्रक्चर साइज होता है वो एनिमल सेल्स से ज्यादा बड़ा होता है, और ज्यादा बड़ा साइज होने की वजह से उसको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी? स्टेबिलिटी मिलेगी उसके सेल वॉल से। सेल वॉल नहीं होगी तो ये प्लांट सेल्स फट जाएगी। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेल वॉल प्रेजेंट इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट है? एक सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल के साथ एक कॉम्बिनेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। कितनी लेयर्स होती हैं सेल वॉल की? 3 लेयर्स, मिडिल, लैमेली, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ प्रेजेंट होता है? सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्या काम है? एक सेल से दूसरे सेल में चैनल बना होता है मूवमेंट के लिए, प्लाज्मोडेस्माटा। क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से प्लांट सेल्स का कलर ग्रीन होता है, सबको पता है। तो क्लोरोप्लास्ट से प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। एनिमल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, बट टेम्परेरी होती है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करते। कभी कभी बन जाती हैं, लेकिन इट्स नॉट अ परमानेंट पार्ट। तो वैक्यूल्स प्रेजेंट है, परमानेंट है, और इसका साइज इतना बड़ा होता है कि सारे सेल ऑर्गेनल वॉल की ओर धकेल दिए जाते हैं। सबसे बड़ा आपको वैक्यूल्स, जैसे आप प्लांट सेल को स्लाइड में देखोगे तो आपको वैक्यूल्स दिखाई देगा, आइडेंटिफाई इजी हो जाएगा। थर्ड होता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है? जो वैक्यूल्स है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो आपकी टोनोप्लास्ट कहलाएगी। जैसे आप सॉल वॉल, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसी वैक्यूल्स के चारों ओर टोनोप्लास्ट। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। आपकी किस में होता है? एनिमल सेल्स में। सेंट्रियोल्स से ही आपका सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरिफेरी ऑफ सेल्स। पेरिफेरी मतलब ये आपकी सेल है, ये सेंटर पार्ट है। सेंटर पार्ट से जैसे आप सर्किल बाहर की ओर जाएंगे तो इसको कहते हैं पेरिफेरी। जब इतना बड़ा वैक्यूज बन गया, ये आपके वैक्यूज बन गया, तो जगह कहाँ बची? सेंटर में। तो सारे ऑर्गेन्स कहाँ खिसक गए? बाहर की ओर खिसक गए। तो न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होगा? पेरीफेरी की ओर प्रेजेंट होगा। और एनिमल सेल्स का न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंटर में प्रेजेंट होगा। एक है लाइसोसोम्स। एक टर्म्स याद रखिएगा, लाइस मतलब होता है साइंस में, लाइसिस मतलब होता है लाइसिस। लाइसिस जहां भी वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना, डिस्ट्रॉय होना। सोम्स का मतलब होता है स्फेयर्स। कहीं पे भी सोम्स वर्ड आ जाए, गोला, स्फेयर्स, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक, लाइसो मतलब डिग्रेडेबल, सोम्स मतलब स्फेयर। तो एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा ऑर्गेनल्स जो एंजाइम्स को लेता है, एंजाइम्स अपने अंदर रखता है और डिग्रेड करता है डिफरेंट सब्सटेंस को। तो प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स नहीं होते। ठीक, ये याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स एंजाइम्स के भरी हुई एक ऐसी थैलियां हैं जो एनिमल सेल्स में मिलती है, प्लांट सेल्स में नहीं मिलेगी। और इनका काम है डिफरेंट सब्सटेंस को तोड़ना, ब्रेक करना, डिस्ट्रॉय करना, और उसको सेल से बाहर फेंक देना, ताकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है सेल के लिए, वो सेल को डिस्ट्रॉय ना कर सके। ठीक, तो ये आपका एक सफाई वाला है। लाइसोसोम्स क्या है? आपका सेल की सफाई करने वाला। अब किसी भी स्ट्रक्चर को, पहली चीज आपने बताया एक सेल है, इसके लिए कुछ लाइफ है, तो सबसे पहले वो एनर्जी कहाँ से लेगी? तो एनर्जी उसके थ्रू, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू एनर्जी क्रिएट कर रही है। कहाँ पे क्रिएट करती है एनर्जी? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक, माइट्रोकॉन्ड्रिया में एटीपी स्टोर हुए, एटीपी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी क्रिएट हुई, और जो डिफरेंट सब्सटेंस थे जो सेल के अंदर खराब कर सकते थे उनको लाइसोसोम बाहर फेंक देता है। अब फूड जो स्टोर होता है, हर स्ट्रक्चर में कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ स्टोरेज भी होती है। तो यहाँ पे भी छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये फूड स्टोरेज सेंटर्स हैं। ये फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो वो है आपका स्टार्च। स्टार्च क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक, जो आप डेली लाइफ में स्टार्च यूज करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट है, और ये है स्टोरेज मटेरियल। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी भी प्लांट का नाम दे देंगे कि प्लांट कंसिस्ट ऑफ किस टाइप ऑफ स्टोरेज मटेरियल। तो हमेशा याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में वो कोई भी प्लांट सेल्स फूड डिजर्व करता है। क्लियर?
इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। फर्स्ट सबसे बाहर की ओर आपका क्या है, सेल वॉल, क्लियर हो गया। सेल वॉल के अंदर एक पतली सी लेयर है, उसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ओके। उसके बाहर एक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नंबर वैक्यूल्स है, कुछ आपके क्लोरोप्लास्ट हैं जो से प्लांट सेल में मिलते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं, कुछ आपके गोल्जी ऑपरेटर्स प्रेजेंट्स हैं, कुछ छोटे छोटे आपके पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, लास्ट टाइम मैं आपको बताया था। प्लांट से प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस कौन से टाइप्स के राइबोसोम्स मिलते हैं, मैसेज में टाइप कीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स में टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, ऑप्शन तो दे रहा हूँ 70S और 80S। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S, ठीक है। एनिमल सेल्स में 80S, बट सॉरी यूकैरियोटिक सेल्स में 80S, बट ये कौन सी सेल है, प्लांट सेल, यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें किस तरह के राइबोसोम होंगे, 80S तरह के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। बट सेल ऑर्गेनल के अंदर अगर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो 70S हो सकता है, क्लियर। जो बाहर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो तो 80S होगा, लेकिन सेल ऑर्गेनल के अंदर, जैसे सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनल गोल्जी ऑपरेटर, सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर अगर कुछ प्रेजेंट होता 70S भी प्रेजेंट हो सकता है, क्लियर। प्लांट सेल क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका एनिमल सेल, सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट एनिमल सेल्स क्या है आपका, यूकैरियोटिक सेल्स है। एनिमल सेल्स जब यूकैरियोटिक सेल्स है तो इसकी प्लांट सेल से डिफर क्या है, तो सबसे पहले जब आप सेल को देखोगे माइक्रोस्कोप में तो एक बड़ी सी वैक्यूल्स नहीं दिखाई देने वाली, जो कि प्लांट सेल में दिखाई देती थी। तीसरा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि जैसे एनिमल सेल्स को देखोगे तो वहां पे सेल वॉल नहीं होगी, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी पतली सी, क्लियर। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस है, द एनिमल सेल कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो तीन चीजों से आप सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहली, यूकैरियोटिक सेल्स है, वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। और जब वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा तो चौथे नंबर का आइडेंटिफिकेशन क्या है, इस सेल के सेंटर में कहीं न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक। अब पॉइंट पढ़ते हैं, राइट साइड में लिखा क्या है टेबल में। पॉइंट नंबर 1, इट इज यूजुअली स्मॉलर देन द प्लांट सेल। प्लांट सेल्स का साइज बड़ा होता है, एनिमल सेल्स का साइज छोटा होता है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्लियर। मेरी हर सेल, स्किन की सेल हो, लंग्स की सेल हो, लिवर की सेल हो, जीआईटी की सेल्स हो, कुछ भी बॉडी में जो सेल्स हैं वो सारी सेल्स क्या है, एनिमल सेल्स हैं। वो हर सेल्स के चारों ओर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें डिटेल में पढ़ना है। अब एक सेल से दूसरे सेल के, प्लांट सेल के बीच में मूवमेंट के लिए चांसेस रहते थे, उसे हम कहते थे चैनल रहते थे, उसे हम कहते थे प्लाज्मोडेस्मेटा। तो एनिमल सेल्स में प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होता है, एब्सेंट होता है। एनिमल सेल्स हरे कलर की नहीं होती है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स नॉर्मली नहीं होती है, कभी कभी बन जाती हैं वैक्यूल्स, लेकिन हम उसको एब्सेंट ही मानते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, जब वैक्यूल्स नहीं है, वैक्यूल्स मतलब एक सेल्स के बीच में पानी लिक्विड से भरी हुई थैली, जब वो नहीं है तो उसकी मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, यानी कि टोनोप्लास्ट भी नहीं। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल्स क्या है, सेंट्रियोल्स जहां से सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, तो वो सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब एक सेल है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेंटर में। तो न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द सेल इन एनिमल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम्स। लाइसो मतलब एक एंजाइम से भरी हुई थैली जो गोल आकार की है, जैसे आपको स्ट्रक्चर में यहाँ दिखाई देगा लाइसोसोम्स, दिस वन, ये है आपकी लाइसोसोम्स। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। इस लाइसोसोम्स का काम क्या है, अगर कोई एनिमल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स में कोई भी, वर्टिब्रेट नॉन वर्टिब्रेट किसी की भी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस, जब भी आप कोई मेडिसिन खाते हो, ड्रग खाते हैं, या फिर आप पॉइजन खाते हैं, या ऐसा फूड खाते हैं जो पॉइजन की तरह काम कर रहा है, तो ये आपके ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर सेल में जाता है। तो सेल हर पॉइजन और ड्रग को तोड़ती है, ब्रेक करके उसको बाहर भेजती है। तो जिस
प्लेस में ड्रग और पॉइजन ब्रेक होता है उसे कहते हैं लाइसोसोम्स। ऐसा होता क्यों है? तो लाइसोसोम किसके बने हुए थैलियां हैं? लाइसोसोम कंसिस्ट ऑफ द एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं। ड्रग भी क्या है? केमिकल मॉलिक्यूल्स है, फूड केमिकल मॉलिक्यूल्स है, तो उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे और उठा के बाहर फेंक देंगे। तो लाइसोसोम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एनिमल सेल्स में लाइसोसोम नहीं होते तो हमारे लिए हर चीज टॉक्सिक बन जाती। हम फूड से भी मर सकते थे, एक छोटी सी स्मॉल ड्रग से भी मर सकते थे, बॉडी कैपेसिटी खत्म हो जाती। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है। जैसे प्लांट में फूड कहाँ किस फॉर्म में स्टोर होता है? प्लांट में फूड होता था स्टार्च के फॉर्म में। तो हमारे बॉडी में जो जो सेल एनिमल सेल्स में फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म। इसको याद रखिएगा, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स यहाँ पे होते हैं, जो आपका साइटोप्लाज्म है इसमें छोटे छोटे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स डिसॉल्व रहते हैं। और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये ब्रेकअप होकर के आपकी एनर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक। अब है इन दोनों का क्लासिफिकेशन जो हमने अभी तक पढ़ा है। फर्स्ट, प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स यूजुअली दे आर लार्जर देन द एनिमल सेल्स। ये सबको पता है, एनिमल सेल्स छोटी होती है, प्लांट सेल्स इज लार्जर साइज। प्लांट सेल्स किसकी बनी होती है? सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज नॉन लिविंग सब्सटेंस है। सेलुलोज की प्रॉपर्टीज क्या होती है? परमिएबल प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने जब सेल वॉल पढ़ा था तो प्रॉपर्टी क्या होती है? परमिएबल प्रॉपर्टीज। और प्लांट सेल्स की मेम्ब्रेन क्या होती है? एनिमल सेल्स की मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टीज होती है सेमी परमिएबल। सेल वॉल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेमी परमिएबल। ठीक, ऐसी एनिमल सेल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेमी परमिएबल। प्लांट सेल एक है, एक प्लांट सेल है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए चैनल बना होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा डेस्मेटा। और एनिमल सेल्स में ये ऐसा कुछ नहीं होता। प्लांट सेल्स हरे रंग के होते हैं इसलिए इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल्स में ऐसा कुछ नहीं है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स नहीं होती है, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होती है और उसकी मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट कहलाती है, जबकि एनिमल सेल्स में ना वैक्यूल्स है ना टोनोप्लास्ट है। वैक्यूल्स कभी कभी बन जाती है लेकिन टेम्परेरी ही होती है, वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी टाइम के साथ। सेंट्रियोल्स प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है जहां से सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। अब एक सेल है, सेल के बीच में अगर इतनी बड़ी वैक्यूल्स बन गई, पानी की कोई लिक्विड की थैली आ गई तो सारे ऑर्गेनल साइड कर दिए उसने। इस वजह से जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो पेरीफेरी की ओर होता है प्लांट सेल्स। जबकि एनिमल सेल्स में कोई वैक्यूल्स नहीं है तो न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट होगा? सेंटर ऑफ द सेल्स। प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक, बहुत रेयर केसेस हैं लेकिन नॉर्मली उसको नहीं माना जाता है। और एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं लाइसोसोम्स की वजह से ड्रग और टॉक्सिक सब्सटेंस सेल पचा जाती है। ठीक, आपकी बॉडी में कुछ भी अगर टॉक्सिक सब्सटेंस या ड्रग जा रही है या पॉइजन जा रहा है तो सेल लाइसोसोम्स की हेल्प से इसको तोड़ फोड़ करके सेल से बाहर फेंक देती है। अब फूड स्टोरेज, तो फूड स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक, ये है डिफरेंसेस। इसमें कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में? कंटिन्यू करें, मैसेज में जी लिखिए। सर। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ये तो था आपका बेसिक। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है अप्लाइड। जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बताया था, पहले एक बेसिक पूछेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा अप्लाइड पूछेगा, फिर उसके बाद पूछेगा क्या कोई एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। तो बेसिक तो हमने खत्म कर लिया कि एक सेल वॉल होती है, 10th 11th 12th क्लास तक की एक सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है। अब आ जाता है अप्लाइड वाले में, जो आपका पार्ट चल रहा है वो अप्लाइड से।
सेल वॉल में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका एनिमल से रिलेटेड, पूरा मेडिकल साइंस सब कुछ इसी पर डिपेंड है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो पूरी मेडिकल साइंस की ड्रग्स फेल है, ठीक, वैक्सीन है वो फेल है, सब कुछ फेल है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। इस स्ट्रक्चर का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये एनिमल सेल्स है, इसके चारों ओर एक पतली सी लेयर्स होती है, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेमी परमिएबल नेचर्स होती है। सेमी परमिएबल नेचर्स का मतलब होता है एक परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब है हाई कंसंट्रेशन से चीजें लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है। अगर यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है तो चीजें लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगी। इस मॉडल को जिसने इसको बनाया है, जिसने इसको फर्स्ट टाइम स्टडी की है, वो, उसने जिस मॉडल का नाम रखा उसका नाम, इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन मॉडल, और साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन। नोट कीजिए, फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन मॉडल स्टडीड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये पूछा जाता है कई बार। जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने दिया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन। डीएनए के स्ट्रक्चर में आपका एटीजीसी अटैच होकर के इस टाइप का सर्कुलर राउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या, मेम्ब्रेन मॉडल्स क्या है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग कंसेप्ट कहता है कि एक है फ्लूइड, एक है मोज़ेक, यानी कि आपके इसके सब्सटेंस क्या है, एक फ्लूइड की तरह तैर रहे हैं। इसमें होता क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह की बनी होती है, डबल लेयर। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये डबल लेयर की स्ट्रक्चर बनी होती है, और अंदर आपका क्या है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, चाहे राइबोसोम है, राइबोसोम्स है, आपके गोल्गी ऑपरेटर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये डबल लेयर जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन मॉडल्स। क्लियर? किस किस की बनी होती है स्ट्रक्चर? सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा लैमेला, और फास्फोलिपिड बाइलेयर। ये तीनों टर्म्स आप याद रखिएगा। फर्स्ट नेम इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज प्लाज्मा लैमेला, थर्ड इज फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के नाम से ही एग्जाम में पूछा जाता है। जब पीपीटी आपको वही दिखाई दे रही है, प्लांट सेल्स, तो फिर दोबारा शेयर कर, अब दिखाई दे रही है सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन also known as plasma membrane, also known as plasma lamella, also known as phospholipid bilayer। इस मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ये किसने दिया मॉडल? आपका सिंगर एंड निकोलसन, एंड निकोलसन। ठीक, अब इससे पहले एक बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री का पढ़ लेते हैं। एक टर्म्स होता है हाइड्रोफिलिक, इस मेम्ब्रेन को समझने से पहले कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। एक टर्म्स होता है हाइड्रोफोबिक, ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये बेसिक कंसेप्ट है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, लिपोफिलिक, ये मेडिकल साइंस का कंसेप्ट कहलाता है, बेसिक कंसेप्ट। लिपोफोबिक, पहले बात करते हैं हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिपो, लिपो का मतलब होता है लिपिड। अगर हम ड्रग की जब स्टडी करते हैं, जैसे मैं फार्मेसी का हूं, तो हम लोग जब ड्रग की स्टडी करते हैं तो ड्रग के सिर्फ दो ही कैरेक्टर हो सकते हैं, या तो ड्रग पानी में घुले, या फिर ड्रग लिपिड में घुले, इससे ज्यादा कुछ नहीं पॉसिबिलिटी। ठीक, ड्रग या तो वाटर में घुलेगी या फिर आपका लिपिड में घुलेगी। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है फिलिक और एक होता है फोबिक। फोबिक का मतलब होता है फोबिया, मतलब डर, किसी चीज से डर। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने एक ऑयल को पानी में डाला तो वो डिजोल्व नहीं होगा। जैसे कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल को अगर मैं पानी में डाला तो वो डिजोल्व नहीं होने वाला है। तो इसका करेक्टर्स क्या है? तो कैस्टर ऑयल को वाटर से डर लगता है, यानी कि वाटर में डिजोल्व नहीं होने वाला है, तो मैं इसे कहूंगा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो क्यों? क्योंकि वाटर में फोबिया है। कैस्टर ऑयल कभी भी, कोई भी ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं होने वाला है।
लेकिन क्वेश्चन ऑयल लिपिड में डिसॉल्व होने वाला है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, लिपोफिलिक। फिलिक मतलब लवेबल, एक वर्ड आता है फिलिक, फिलिक का मतलब क्या होता है, लवेबल। इसकी हम दूसरी ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 क्या है, कोई भी सब्सटेंस दो तरह के कैरेक्टर्स आपका शो करता है। फर्स्ट है आपका वाटर, या तो कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होगा, या फिर कोई सब्सटेंस ऑयल में डिसॉल्व होगा, या लिपिड में डिसॉल्व होगा, या फैट में डिसॉल्व होगा। ठीक? दो अदर टर्म्स होते हैं, एक होता है फिलिक और एक होता है फोबिक। ये अपनी कॉपी में इसी तरह से नोट बनाइए। फिलिक का मतलब होता है लवेबल, ठीक, या इसको कह सकते हैं साथ, या पसंद करने वाला। वही फोबिक का मतलब क्या होता है, एंटी, इसको होता है डर या अगेंस्ट, अगेंस्ट नेचर। अब फॉर एग्जांपल केस नंबर 1, हमारे पास अगर एक कैस्टर ऑयल है, किसी भी तरह का ऑयल, चाहे कैस्टर ऑयल, सेसेमोस हो, कोई भी ऑयल हो, कोई भी ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, में डिसॉल्व होगा नहीं होगा। तो इस कैस्टर ऑयल को मैं क्या कहूंगा, इस कैस्टर ऑयल को क्योंकि लिपिड में डिसॉल्व है, तो इसे मैं कहूंगा लिपोफिलिक। फिलिक मतलब जो लिपिड में डिसॉल्व होने वाला है, लिपोफिलिक मतलब जो लिपिड को पसंद करता है। बट साथ ही साथ पैरेलल में मैं इसे कहूंगा हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ये आपका वाटर में से डरता है, फोबिक मतलब वाटर से डरता है। तो कैस्टर ऑयल का कैरेक्टर्स क्या है, लिपोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो हर लिपिड, कोई भी लिपिड एक ही कैरेक्टर दिखाता है, उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी कि कभी भी वो पानी को पसंद नहीं करता है। दूसरा कैरेक्टर, इसी को पैरेलल में हम क्या कह सकते हैं, लिपोफिलिक, लिपोफिलिक। तो हर ऑयल लिपोफिलिक होता है और हर ऑयल हाइड्रोफोबिक होता है। ऐसी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, जैसे पानी, जैसे ग्लूकोज, सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक, अब ये ग्लूकोज वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल होने का मतलब है ये क्या है आपका हाइड्रोफिलिक, या फिर हम जो कह सकते हैं, क्योंकि ऑयल में सॉल्युबल नहीं होगा तो इसे क्या कहेंगे, लिपोफोबिक। इतना क्लियर है सबको, बिना इसके सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं समझ सकते। इतना क्लियर है, यस और नो? आगे बढ़े, या तो आप वो कीजिए, या तो आप बोलिए या फिर मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, फेस दिखते नहीं है यहाँ पे, आइडिया नहीं लगता है कि सर समझ वॉइस में आ रहा सर वॉइस बहुत क्रैक हो रही है। है, ब्रेक हो रही है, दोबारा रिपीट करूं? हाँ सर। ठीक। पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझिए सेल मेम्ब्रेन और बायोलॉजी को समझने के लिए। स्टेप नंबर 1, कोई भी केमिकल जब हम बॉडी में बात करते हैं, या तो वो वाटर में डिसॉल्व होगा, या फिर वो ऑयल में डिसॉल्व होगा, या वो ऑयल को हम लिख सकते हैं फैट, ऑयल को हम लिख सकते हैं लिपिड। ये तीनों करेक्टर एक ही टाइप के होते हैं। ठीक, अब दूसरा करेक्टर होता है, एक टर्म्स आता है फिलिक, एक टर्म्स होता है फोबिक। फिलिक का मतलब होता है पसंद करने वाला, पसंद है। फोबिक का मतलब है डरता है या पसंद नहीं है, नहीं है। जैसे केस नंबर 1, ग्लूकोज या शुगर, चीनी सबने देख रखी है, शुगर वाटर में डिसॉल्व है, वाटर में घुलता है। तो हम शुगर को क्या कहेंगे, हम शुगर को कहेंगे हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, प्लस फिलिक, हाइड्रोफिलिक। इतना क्लियर है?
यस सर। ओके। सेकंड केस है, मैंने कोई भी ऑयल ले लो, दुनिया भर का ऑयल ले लो, डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, हाइड्रोकार्बन कुछ भी उठा लो, जेल, वैक्स, कुछ भी उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल वाटर में नहीं घुलता है, कभी भी नहीं घुलेगा, ये नेचर है, केमिकल नेचर, नहीं घुलता। तो हम इसे क्या कहेंगे, लेकिन घुलता किस में है ये, लिपिड में घुलता है, तो हम इसे कहेंगे लिपोफिलिक। लिपो प्लस, लिपिड को पसंद करता है, इसे कहते हैं हम लिपोफिलिक। लिपोफिलिक, कितना क्लियर। हाइड्रोफिलिक का अगेंस्ट वाला क्या कहलाएगा आपका, लिपोफोबिक। फोबिक, लिपोफोबिक मतलब कभी भी शुगर लिपिड में डिजोल्व नहीं होगी, इसलिए उसको या तो कहेंगे हाइड्रोफिलिक या लिपोफोबिक। ठीक। वहीं कैस्टर ऑयल लिपिड में तो डिजोल्व हो सकता है लेकिन वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक। बस ये बेसिक कंसेप्ट है जो 8th 9th क्लास का। अब आप सेल मेम्ब्रेन को अच्छी तरह से समझ लेंगे। आगे बढ़े इसमें। यस सर। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन्स बनी होती है, ये कुछ इस तरह की डबल लेयर बनी हुई है। ठीक है, ये है सेल, और इसके चारों ओर एक सेल मेम्ब्रेन को भी अगर हम बड़ा करके देखें तो डबल लेयर दिखाई देगी। अब इतने पार्ट को भी मैं अगर बड़ा करके देखूं तो कैसा दिखाई देगा, तो आपकी सेल्स कुछ इस तरह की दिखाई देती है, सेल मेम्ब्रेन। पीपीटी में भी दिखाऊंगा, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ठीक। और ये आगे बढ़ती चली जाती है, इसी तरह से आपकी ये कंटिन्यू होती चली जाती है। अब इसमें आपको जो मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ठीक। और एक मॉलिक्यूल्स, फिर ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, ऐसे करते करते एक दूसरे से अटैच होते हैं। और दूसरी साइड, दूसरी लेयर, ये क्योंकि डबल लेयर है, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई। ठीक, ये एक दूसरे के अगेंस्ट चलती है। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम कहते हैं हेड, सिर, ये होता है पोलर इन नेचर। और नीचे वाली जो पूंछ है उसे कहते हैं टेल, और ये होती है नॉन पोलर इन नेचर। आप समझिए पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है। सबने मैग्नेट देख रखा है, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो हम उसको पोलर कह सकते हैं। ठीक, ऐसे ही हर केमिकल्स में या तो चार्जेस होगा, जैसे हो सकता है किसी में पॉजिटिव चार्ज हो, किसी में निगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन की वजह से। जैसे एग्जांपल के लिए जहां पे भी एन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, जब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिस भी मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस हो या डबल बॉन्ड हो, वहां पे पोलराइजेशन हो सकता है, यानी कि कहीं पे इसमें प्लस आ सकता है, माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, पोलर हो जाते हैं। जैसे वाट, सबसे अच्छा एग्जांपल पोलर का क्या है, पानी, H2O, H प्लस OH निगेटिव। तो हर वो सब्सटेंस जो पानी में घुलता है उसको पोलर कहते हैं। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज पानी में घुलता है इसलिए पोलर कहते हैं। ठीक, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए CH, CH डबल बॉन्ड, CH, यहाँ पे इस चेन में कोई चार्जेस नहीं है। इस चेन में कोई चार्जेस नहीं है, पोलराइजेशन नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर। ठीक, इसी तरह से हर मेम्ब्रेन्स में जब हम पढ़ेंगे तो मेम्ब्रेन्स में जो ये स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, एक फास्फोलिपिड, दूसरा फास्फोलिपिड, तीसरा फास्फोलिपिड, चौथा फास्फोलिपिड, ऐसे करते करते एक चेन बनती है। और उसी के दूसरी साइड में एक फास्फोलिपिड, दूसरा फास्फोलिपिड, तीसरा फास्फोलिपिड, चौथा फास्फोलिपिड। और जब फास्फोलिपिड को हम बड़ा करके देखते हैं तो उसके पास एक सिर है और दो पैर है। सिर को कहते हैं हेड, जिसका नेचर क्या होता है, पोलर। पोलर मतलब जो पानी में घुल जाए, यानी कि वाटर सॉल्युबल साइड, वाटर सॉल्युबल साइड। और दूसरा होता है टेल, यानी कि नॉन पोलर, या इसको हम कहते हैं लिपिड सॉल्युबल साइड। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना होता है। अब हम स्क्रीन पे डायग्राम पे आते हैं।
बेसिक कंसेप्ट आपको समझा दिया है। अब एग्जाम्पल व्यू से चलते हैं। फर्स्ट, सेल मेम्ब्रेन का नाम आपने पता चल गया, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फास्फोलिपिड। अब सेल मेम्ब्रेन मेनली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी है? लिपिड एंड प्रोटीन। तो मुझे मैसेज में बताओ, प्रोटीन की सिंगल यूनिट क्या कहलाती है? सिंगल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज नोन एज, प्रोटीन अपने आप में एक पॉलीमर है, उसकी सिंगल यूनिट क्या होगी? किसी को आइडिया? अमीनो एसिड, गुड। प्रोटीन और लिपिड की आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। प्रोटीन कितने तरह का होता है? ठीक है। तो फर्स्ट, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड, बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। लिपिड कौन सा होता है? जैसे आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसमें एक लिपिड है फास्फोलिपिड। कौन सा वाला फास्फोलिपिड है? ये आपको येलो कलर और जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं फास्फोलिपिड। यानी कि एक लेयर इस तरह से होगी, एक लेयर इस तरह से होगी, और ये सिंगल मॉलिक्यूल्स कहलाता है फास्फोलिपिड। और लिपिड लेयर में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। लिपिड लेयर में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में तीन तरह के लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड। इन तीनों के नाम याद होने चाहिए आपको। ठीक, फास्फोलिपिड क्या है आपका? ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। इसको बड़ा करके दिखाएंगे तो आपका एक हेड होगा और दो टेल होगी। ठीक, इसका हेड क्या होता है? हेड मतलब सिर, पोलर हेड, जो आपका बाहर की ओर दिखाई देगा। अगर मैं अपनी स्किन को देखूं तो जो सबसे ऊपर वाला सरफेस दिखाई दे रहा है वो पोलर हेड है। ठीक, और इसके नीचे वाला सरफेस नॉन पोलर टेल कहलाते हैं। तो फास्फोलिपिड का सबसे ऊपर वाला जो होता है वो आपका पोलर हेड होता है। इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक रीजन्स। ये येलो वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका? हाइड्रोफिलिक रीजन। हाइड्रोफिलिक रीजन का मतलब जो वाटर से लव कर। और जो ग्रीन वाला बीच वाला पार्ट कलर दिखाई दे रहा है वो है आपका हाइड्रोफोबिक रीजन। अगर अब भी नहीं समझे तो एक कंसेप्ट और समझते हैं। ये है आपका सैंडविच। दो डबल बेड है, दो ब्रेड है। इस ब्रेड के बीच में आपने आलू भर रखा है। ठीक है, एक ब्रेड का टुकड़ा ये है, एक ब्रेड का टुकड़ा ये है। तो ये ब्रेड का टुकड़ा होगा आपका हाइड्रोफिलिक रीजन, और जो बीच में आपने आलू भर रखे हैं वो समझिए आप हाइड्रोफोबिक रीजन। क्लियर? तो एक सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इस सैंडविच टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स। जो सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर बना है वो किसका बना है? फास्फोलिपिड का, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स का। इसके साथ साथ सेल्स में कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब इसको डिटेल में ही बताएंगे। सेकंड, लिपिड एंकोड प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीपीटी शेयर करेंगे लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका फास्फोलिपिड पे डिपेंड स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट, लिपिड बाइलेयर। द बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेम the plasma membrane is lipid bilayer। का लिपिड बाइलेयर एक स्ट्रक्चर है सैंडविच की तरह, या दो डबल बेड, दो ब्रेड है और उसके बीच में आपने आलू भर रखा है, सैंडविच टाइप के स्ट्रक्चर से। ठीक, और अगर हम इसको केमिकली देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा ये। क्लियर? और इस मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं हम? फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड। ठीक, तो बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लिपिड बाइलेयर। कौन सी बाइलेयर? एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, लिपिड बाइलेयर। कंसिस्ट प्राइमरली थिन लेयर ऑफ एम्फीपैथिक फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड में पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होता है। जैसे आपको स्ट्रक्चर बताया था, ये सिर है और ये दो पूंछ बनी है। ये स्ट्रक्चर में भी आप देखोगे ये सिर है और एक दो पूंछ दिखाई दे रही है, या इसी स्ट्रक्चर में यहाँ दिखा रखा है ये सिर है और ये दो पूंछ दिखाई दे रही है। तो जो सिर है वो कैसा नेचर होता है? पोलर इन नेचर। पोलर मतलब जो वाटर से घुल जाए, तो इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लवेबल हो। टेल क्या होती है? फैटी एसिड की बनी होती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं नॉन पोलर चेन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटेड है, क्योंकि तो बिना इसको समझे पूरा मेडिकल साइंस फेल हो जाता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को और इस पीपीटी को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा।
ठीक, कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ थिन लेयर ऑफ एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब होता है जिसमें दो स्ट्रक्चर हो, दो तरह का बिहेवियर हो, पोलर नॉन पोलर। ठीक, एम्फी मतलब दोनों ही तरह के बिहेवियर प्रेजेंट हो। Amphipathic phospholipid which spontaneously arrange so the hydrophobic tail regions are shielded from the surrounding polar fluid, causing the more hydrophilic head region to associated with the cytosolic and extracellular phase of the resulting bilayer. Meaning ये है साइटोसोल, इसके अंदर की ओर पोलर हेड इस तरह से स्ट्रक्चर है, और बाहर की ओर फास्फोलिपिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से घूमता हुआ दिखाई देगा। ठीक, और ये आपका कंटिन्यू होता रहेगा और यही है आपकी सेल मेम्ब्रेन। क्लियर, ये फॉर्म्स कंटिन्यूस होगी और कितनी थिकनेस की होती है, लगभग 7 नैनोमीटर थिकनेस की सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ टू बैक लेयर मोड ऑफ 3 टाइप्स, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स। एक मेम्ब्रेन्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो फास्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल कितना परसेंट होता है, ये सब देखते हैं। फर्स्ट, कोलेस्ट्रॉल, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन मैक्सिमम किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड इजी समझने के लिए, किसके चारों एक सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर है, एक ब्रेड है, इसके बीच में आलू भरा हुआ है, ये हो गया। अब अगर मैं इसमें एक अंगूर रख दूं सैंडविच में, ठीक, तो वैसे ही बाइलेयर्स में भी कोलेस्ट्रॉल अटका होता है। तो ये आपकी बाइलेयर है, इस बाइलेयर में बीच बीच में आपका कोलेस्ट्रॉल अटका होगा। ठीक वैसे ही जैसे सैंडविच बनाया, सैंडविच में मैंने आलू भरा और बीच में कुछ अंगूर ग्रेप्स रख दिए, ठीक, या फ्रूट्स रख दिया, तो कोलेस्ट्रॉल भी कुछ उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चिपका रहता है। ठीक, कितना परसेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लगभग 20%। कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल हार्मफुल होता है जब ब्लड वेसल में कलेक्ट होता है, ये ब्लड वेसल से यहाँ पे कलेक्ट होकर के ब्लड के फ्लो को रोकता है, तब कोलेस्ट्रॉल हार्मफुल होता है। अदरवाइज हर सेल को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ये तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो सेल वॉल ढीली ढाली होकर के खत्म हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल कितना परसेंट है, लगभग 20%। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक लेयर है, एक ये दूसरी लेयर है, इन दोनों के बीच में येलो कलर का जो आपका दिखाई दे रहा है। ठीक, insert in the membrane with same orientation as phospholipid molecules. Polar head of cholesterol is aligned with the polar head of phospholipid. सिंपल सी बात है, एक है ये फास्फोलिपिड जो मेजर मेम्ब्रेन बनाता है, एक है आपका कोलेस्ट्रॉल आया। ठीक, कोलेस्ट्रॉल का पोलर हेड इसके पोलर हेड के साथ दोस्ती करेगा क्योंकि दोनों के नेचर बराबर है। नॉन पोलर टेल कोलेस्ट्रॉल के नॉन पोलर टेल के साथ दोस्ती करेगा क्योंकि दोनों के नेचर्स बराबर है। क्लियर, तो फर्स्ट था फास्फोलिपिड की बनी होती है, सेकंड है आपका कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, थर्ड लिपिड जो प्रेजेंट होता है सेल में उसका नाम है ग्लाइकोलिपिड्स। अगेन पीपीटी में आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन में, ये है आपकी एक मेम्ब्रेन, ये दूसरी मेम्ब्रेन, ये जो कलरफुल मॉलिक्यूल्स हैं इसका नाम बताइए। मैसेज में अभी बताया है मैंने, जो कलरफुल मॉलिक्यूल्स हैं इनका नाम क्या है, मैसेज में बताइए, वॉइस मैसेज कीजिए। तब तक हाँ, फास्फोलिपिड्स, गुड। अब इन फास्फोलिपिड के बीच बीच में कहीं पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, कोई कोलेस्ट्रॉल यहाँ प्रेजेंट होगा, कोई यहाँ प्रेजेंट होगा, कोई यहाँ प्रेजेंट होगा, कोई यहाँ प्रेजेंट होगा, और साथ ही साथ ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होगा। तो ये ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच है। ठीक, अनदर कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड प्रेजेंट अबाउट 5%, बहुत कम होता है ग्लाइकोलिपिड्स। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम आप देखोगे ग्लाइको प्लस लिपिड। लिपिड तो मुझे समझ में आ गया, ग्लाइको मतलब क्या है, ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। एक ऐसा लिपिड जो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हो उसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स, एक बायोमॉलिक्यूल्स जिसमें कुछ पार्ट्स आपका कार्बोहाइड्रेट होगा और कुछ पार्ट्स आपका लिपिड होगा, और कार्बोहाइड्रेट जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइको, ग्लूकोज ग्लाइको। ठीक, तो जो ग्लाइको पार्ट्स लिपिड के साथ अटैच हो जाता है तब उसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। क्लियर, लेकिन मेजर पार्ट्स क्या है आपका, लिपिड ही है, इसलिए इसको लिपिड ही माना जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट गुड फॉर्म्स पोलर हेड। अब सबको पता है कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है, कोई भी शुगर, कोई 80% शुगर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है वो वाटर सॉल्युबल है। तो कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो ग्लाइको पार्ट्स है वो किस में डिसॉल्व होगा, वाटर में। तो इसका जो पोलर हेड है इसके साथ दोस्ती इसकी बड़ी अच्छी होगी। और लिपिड वाले पार्ट की दोस्ती कहाँ से अच्छी होगी,
नॉन पोलर टेल के साथ बहुत अच्छी होने वाली है। तो फैटी एसिड टेल्स आर नॉन पोलर, प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन लेयर दैट फेसेस द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो आपकी ये सेल है, इस सेल के बाहर की ओर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। काम क्या है इनका? इनका फर्स्ट इंपॉर्टेंट कार्ड है प्रोटेक्शन और इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब टेम्परेचर मेंटेन करना, हर सेल को ठंड से गर्मी से बचाना है, ठीक। तो उसको ठंड और गर्मी से बचाने के लिए, हीट अप करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स है वो आपका ग्लाइकोलिपिड्स है। इतना क्लियर है सबको? एक यस बार सर। फास्ट फास्ट रिवाइज कर देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फास्फोलिपिड बाई लेयर। एक लेयर ये है ऊपर वाली, एक लेयर ये है नीचे वाली। मैक्सिमम पार्ट्स कौन सा कहलाता है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड किस तरह का दिखाई देता है? इस तरह का। एक पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होता है। पोलर हेड मतलब जो हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर के साथ दोस्ती कर सकता है। नॉन पोलर टेल मतलब जो लिपिड के साथ दोस्ती कर सकता है। इसी में कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, जैसे आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोटीन्स, ठीक। इसी के साथ कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, कुछ क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा यहाँ पे बीच में, कुछ ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। अब हम आते हैं प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो प्रोटीन्स आपके तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सेकंड लिपिड एन्कोड प्रोटीन, थर्ड इज पेरिफेरल प्रोटीन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जब हम लोग फार्मेसी में पढ़ाते हैं कि हर ड्रग मॉलिक्यूल सब बॉडी में जाता है, वो कहाँ पे स्टार्ट होता है काम करना, ठीक। तो वो स्टार्ट होता है एक सेल, हर सेल में, ये सेल है, इस सेल के सरफेस पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रिसेप्टर। यहाँ पे कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड होता है तब असर शुरू करता है, और ये हर रिसेप्टर बना होता है प्रोटीन। अगर सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन ना हो तो आपकी कोई भी दवा असर नहीं करने वाली। कुछ भी खा लीजिए आप, चाहे वो ब्रेन की दवा हो, चाहे पेन की दवा हो, चाहे कार्डियोवास्कुलर दवा हो, चाहे आपकी डायबिटीज की दवा, कोई भी दवा असर नहीं करेगी अगर सेल पर प्रोटीन स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है सेल का। हर सेल के सरफेस पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल में फर्स्ट दिखाई दे रहा है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन्स का एक आता है, एक टर्म्स आता है आपका, इंटीग्रल का मीनिंग होता है आपकी अपनी प्रॉपर्टीज। अपनी प्रॉपर्टी का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपना प्रोटीन, उसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। एक टर्म्स है आपका लिपिड एन्कोड प्रोटीन। लिपिड एन्कोड प्रोटीन का मतलब है लिपिड को के साथ प्रोटीन अटैच होता है। तीसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल मतलब सरफेस पर प्रोटीन जो प्रेजेंट है उसको पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड तीन टाइप का है, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पे प्रोटीन तीन टाइप का होता है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी कि जो सेल वॉल में डूबा हुआ हो, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डूबा हुआ हो। लिपिड एंकोर प्रोटीन जो लिपिड के साथ अटैच हो। पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पर प्रेजेंट। स्पीड सही है या स्लो करें? अभी तक का जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन पूछिए कुछ भी। अभी हमने पढ़ा है यूकेरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा पोलर क्या होता है। पोलर मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स में जो डिसॉल्व हो जाए वाटर में। नॉन पोलर जो फैट में डिसॉल्व हो जाए। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पढ़े, लिपोफिलिक लिपोफोबिक पढ़े। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। एक पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर टेल होती है, और ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था? संगर एंड निकलसन से, ठीक। इसी मेम्ब्रेन्स में आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स और लिपिड एंकोर प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। अब ये सेल है, इस सेल की बाउंड्री की तो बहुत सारी बात हो गई। अब आते हैं इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, ठीक। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनल्स आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
लाइसोसोम्स, क्वेश्चन है लाइसोसोम प्लांट सेल्स में क्यों नहीं पाए जाते? क्यों नहीं पाए जाते का तो नहीं आइडिया, लेकिन प्लांट सेल्स में टॉक्सिक सब्सटेंस उतने नहीं बनते क्योंकि प्लांट सेल्स में आउटर से नहीं आते। जैसे हमने एनिमल सेल्स में क्या प्रॉब्लम्स होती है, एनिमल्स एक स्ट्रक्चर्स है जहां से आप फूड दे रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से आप आ रहा है, तो हर सेल्स में जाकर के डाइजेस्ट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स का कोई फंक्शन नहीं है। ठीक, टेम्परेरी बनते हैं, परमानेंट नहीं होते। अब लाइसोसोम्स मैं आपको एक बता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पहले ये दिखा दें। किस आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? अब इस स्क्रीन में देखिए, ये है एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, सबसे इजी स्ट्रक्चर एनिमल सेल्स का। इसमें ये है आपका न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से अटैच है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक, दो तरह का होता है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज फ्रेंड कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे थोड़ी दूर पर प्रेजेंट क्या प्रेजेंट है? गोल्जी बॉडी, जो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पढ़ेंगे। और पूरे सेल्स में बिखरे हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर। इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, बिंदु, वो है आपके राइबोसोम। कुछ थैलियां दिखाई देंगी, वो है आपके लाइसोसोम। क्लियर? अब आते हैं हम सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके नियर है? न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट में प्रेजेंट है, यानी कि न्यूक्लियस की सेल वॉल से वो आपके चिपके रहते हैं। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ठीक, फर्स्ट ये है आपका न्यूक्लियस, इसके बीच में है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये है आपकी पूरी सेल, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ही आपका अटैच होती हैं कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं महीन झिल्लीदार अनियमित नलिका। क्या कहेंगे? महीन, बहुत बारीक होती हैं, झिल्लीदार, अनियमित, रेगुलर नहीं रहेंगी, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नलिका। ठीक, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेन फंक्शंस क्या है? इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का, न्यूक्लियस से और सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट के लिए जो हेल्प करता है। जैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, जो भी हम खाते पीते हैं पूरी बॉडी से हर सेल में पहुंचाना, और सेल के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को वापस किडनी में लाना, वो काम किसका है? ब्लड। वैसे ही सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फर्स्ट फंक्शन इज द ट्रांसपोर्ट, लिख लीजिए इस पॉइंट को। सेकंड पॉइंट, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक का मीनिंग क्या है? ये आपकी मेम्ब्रेन है। ठीक, इस पर जब छोटे छोटे राइबोसोम्स अटैच हो जाएं तो इसका सरफेस हो जाता है खुरदुरा या रफ, इस वजह से इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक। और जब इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच ना हो तो फिर इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। क्लियर? दो तरह के हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, टू टाइप्स। द फर्स्ट इज, इसको नोट कीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है खुरदरे? क्योंकि पे इसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स, ये आपको दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के राइबोसोम्स। मैसेज में बताइए राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है?
राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। पॉइंट नंबर 1, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिक्विड भरा होता है, ये लिक्विड ही हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि एक सेल न्यूक्लियस से लेकर के आपका बाहर जाने के लिए जो मूवमेंट है वो आपका हेल्प करेगा। ठीक, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 पॉइंट याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, बहुत पतली झिल्लियां होती हैं जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। पॉइंट नंबर, इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना। पॉइंट नंबर 4, दो तरह के होते हैं, स्मूथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए होते हैं क्योंकि इनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स इज द यूनिट फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनल्स है उसका नाम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल। पावर ऑफ सेल। पावर ऑफ सेल्स, बाय यूजिंग पावर ऑफ सेल्स टर्म्स। पावर का मतलब है एनर्जी, किस फॉर्म में एनर्जी क्रिएट करता है? एटीपी। एटीपी के फॉर्म में। अब इमेज कीजिए अगर आपका ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का स्फेयर्स होता, ठीक, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम मिलता। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स क्या खासियत है कि अंदर वाली जो लेयर है वो अंदर की ओर मुड़ गई है। जब अंदर की ओर मुड़ गई है तो यहाँ सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप दो चादर लो, एक चादर को बाहर की ओर इस तरह से लपेटो, दूसरी चादर को अंदर वाली को इस तरह से लपेटो, तो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका होगा? इनर लेयर का। ठीक है, और ये होती है आपकी आउटर लेयर। इससे बेनिफिट क्या होता है? स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टे, जो आपको ये टर्म्स दिखाई दे रहा है क्रिस्टे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ने से फायदा क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ने से फायदा ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में सेल रेस्पिरेशन होता है, सेल रेस्पिरेशन होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूट करके एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होते हैं। तो जब इस प्रोसेस, ये फैक्ट्री चलेगी, एनर्जी कंजप्शन की फैक्ट्री चलेगी, कोई भी चीज आप बना रहे हो, एनर्जी बना रहे हो, फैक्ट्री चलेगी। अगर ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता तो एक फैक्ट्री यहाँ होती, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ। बट सरफेस एरिया बढ़ गया तो अब इतने ही सरफेस एरिया में हजारों फैक्ट्रियां लग सकती। तो इसके अंदर वाली साइड में क्या होता है याद रखिएगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की दो लेयर्स होती हैं, एक बाहर वाली लेयर और एक अंदर वाली लेयर। ठीक, अंदर वाली लेयर में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, और जो उंगली के आकार की ये संरचना है उसको कहते हैं हम क्रिस्टे। इसी के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड में भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, स्टोरेज होगा, और यहीं पे डीएनए भी प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आएगा इस माइटोकॉन्ड्रिया में, आज का क्वेश्चन जो प्रेजेंट टाइम में 4-5 साल से क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन है कि डीएनए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। पूरी साइटोलॉजी में 3 जगह डीएनए प्रेजेंट होता है। एक होता है न्यूक्लियस में, दूसरा प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड क्लोरोप्लास्ट, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा किसी भी सेल ऑर्गेनल्स में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, इसको रट लीजिए। ठीक, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, अगर आप जीएस में सर्च करेंगे तो तो एक बेबी जो होता है, कोई भी बच्चा पैदा होगा, वो एक दो लोगों के डीएनए का मिलता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर के एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है जिसमें 3 लोगों के डीएनए से एक बेबी पैदा हो सकता है। अब इसको सर्च कीजिएगा और जीएस का क्वेश्चन है, यहाँ कवर नहीं करेंगे। बस इतना याद रखिए कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है, इसको रट लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा तो राइबोसोम्स भी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहेंगे। ये है राइबोसोम्स। अब पॉइंट नोट कीजिए अपने, पॉइंट नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, इसकी जो पॉइंट नंबर 1, इसको जो खोजा था वो खोजा है आल्टमैन ने। पॉइंट नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 3, इसमें 2 लेयर होती हैं और इनर लेयर इज फोल्डेड, इनर लेयर इज फोल्डेड, ठीक। और यहीं पर आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन, जहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होता है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स, ये इनर लेयर्स में आपको दिखाई देते हैं, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? ऑल्टमैन ने इसको सर्च किया था। जो नेम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, वो नेम दिया है आपका बेंडा। 2 साइंटिस्ट हैं, एक जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट ऑब्जर्व किया, उसका नाम है ऑल्टमैन, और एक साइंटिस्ट जिसने इस माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, उसका नाम है बेंडा। दूसरा, इसमें डीएनए प्रेजेंट है। तीसरा, इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। और इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स और कहाँ प्रेजेंट होते थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में। क्लियर? और इसको कहते हैं, फोर्थ पॉइंट नंबर, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। ये 5 पॉइंट याद रखिएगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आता। यस, क्वेश्चन है ग्लूकोज ब्रेकडाउन। हाँ, आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होता है और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोडक्शन होता है। वो कहाँ पे प्रोडक्शन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोडक्शन होगा सेल रेस्पिरेशन से। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सेकंड है आपका गोल्जी अपरेटस। में फर्स्ट नंबर पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसको। तो आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पॉइंट नंबर 1, किसने खोज की? तो खोज किया वो कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। पॉइंट नंबर 1, ठीक। ये किस तरह का स्ट्रक्चर होती है? तो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होती हैं। आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे कुछ इस तरह की, बाइलेयर्ड फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, और साइड से ये स्ट्रक्चर सेक्रेटरी वेसिकल्स बनाते हैं। सेक्रेटरी वेसिकल्स का मतलब छोटे छोटे पैच बनाते रहेंगे, जिनका काम क्या है? रिलीज करना। अब मान लीजिए आपके सेल्स में बहुत ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंस कलेक्ट हो गए हैं, तो हार्मफुल सब्सटेंस को, ये आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका गोल्जी अपरेटस। अब ये गोल्जी अपरेटस का काम क्या है? एक तरह से स्टू, आपके जब हम कोई इंसान खाना खाता है तो आपका मल बाहर निकलता है इंटेस्टाइन से, तो गोल्जी अपरेटस भी उसी तरह का ऑर्गन्स है। ये क्या करता है? जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको अपने पास लेकर के आता है और एक छोटी सी थैली में बंद कर देता है। अब छोटी सी थैली में बंद करके फिर उसको बाहर फेंक देता है। इस थैली को कहते हैं वेसिकल्स। अब क्योंकि ये गोल्जी अपरेटस से बाहर निकलती है, इसलिए इसे सेक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं, सेक्रेट्स कर, ठीक। तो इसका फंक्शंस क्या है आपका? कोशिका से, कोशिका से यानी कि भीतर और बाहर, भीतर और बाहर पदार्थों को निकालना, तो निकालना। थर्ड, एक टर्म्स आता है लाइसोसोम, जो आपने अभी इससे भी पढ़ा था। लाइसोसोम्स का काम क्या है? बार बार बताया है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कहाँ होते हैं? एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स क्या काम करते हैं? एंजाइम की बनी हुई थैलियां हैं,
एक ऐसी थैलियां कहाँ से बनती हैं, तो ये बनती हैं गोल्जी बॉडी से। ठीक, लाइसोसोम्स कहाँ से बनेंगी, गोल्जी बॉडी से बनती है। ठीक है, लाइसोसोम्स इज क्रिएटेड फ्रॉम द गोल्जी बॉडी। हाँ, और इसका मेन काम है सेल्स को क्लियर करना, सेल्स की गंदगी को बाहर निकालना। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम्स। हर बार लाइसोसोम्स पढ़ रहे थे, कहाँ कहाँ पे है लाइसोसोम्स। अभी तक हमने लाइसोसोम्स कहाँ पे पढ़ा है, सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। इसका काम क्या है, एक एंजाइम्स की थैली है जो कि आपके सब्सटेंसेस को डिग्रेड करती है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स, इतना बड़ा मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगी और फिर ये सेल से बाहर फेंक दिए जाएंगे ताकि सेल की सफाई हो सके। ठीक, आप जो भी ड्रग खाते हैं या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस खाते हैं, पॉइजन खाते हैं, पॉल्यूशन जो आप सांस ले रहे हो या पॉल्यूटेड सब्सटेंस फूड के साथ खा रहे हो, वो सारे लाइसोसोम्स की वजह से ही आपके सेल में डाइजेस्ट होते हैं। अगर लाइसोसोम्स ना हो तो जो कुछ भी आप खा रहे पी रहे हो, दवाई खा रहे हो, पॉल्यूटेड प्रोडक्ट खा रहे हो, वो सब आपकी सेल को खत्म कर डाले। तो लाइसोसोम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। खोज किसने की थी, तो क्वेश्चन नंबर 1, लाइसोसोम की खोज की थी क्रिश्चियन डी ड्यू। क्रिश्चियन डी ड्यू। पॉइंट नंबर 2, लाइसोसोम्स स्मॉल साइज होते हैं। दूसरा, इसका मेन काम क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, डिग्रेडेशन। इसका डिग्रेडेशन ड्रग का, इसका डिग्रेडेशन पॉइजन का, इसका डिग्रेडेशन टॉक्सिक सब्सटेंस का। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें साफ साफ पूछा गया है कि सेल्स, अगर हम बॉडी के अंदर पॉइजन दे दें तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो बॉडी के हर सेल से बाहर निकालने में हेल्प करेगा, तो लाइसोसोम्स की वो सब्सटेंस है जो बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। ठीक, इन एंजाइम्स को कहा किया जाता है, तो इन एंजाइम्स को कहा जाता है हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइटिक मतलब, लाइटिक लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, हाइड्रो मतलब ब्रेक डाउन करना, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करना। ठीक, अब इमेज कीजिए, ये आपकी सेल्स है, ये नॉर्मल सेल्स ये वाली आपकी दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारे लाइसोसोम्स प्रेजेंट है। किसी भी वजह से अगर ये लाइसोसोम फट जाए सेल के अंदर तो ये पूरी सेल को खत्म कर डालेंगे। इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। ये एंजाइम्स सिर्फ ड्रग और प्रोटीन्स या पॉइजन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते, ये एंजाइम्स बैग एसिड के भरे हुए थैले हैं। अगर कभी कभी ये सेल्स के अंदर भी फट जाते हैं, जब सेल्स के अंदर फट जाते हैं तो फिर ये कर देते हैं सेल को डिस्ट्रॉय। इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। क्या कहेंगे, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग। ठीक उसी तरह से कि आप इमेज कीजिए, एक इंसान है, इंसान के पेट में स्टोमक है, स्टोमक में क्या होता है, आमाशय में एसिड रिलीज होता है। एसिड क्या करता है, खाने को पचाता है। लेकिन अगर स्टोमक फट जाए, आमाशय फट जाए, तो पूरी आंतें जल जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। ठीक वैसा ही है, तो लाइसोसोम्स जो है आत्महत्या की थैली पे कहलाता है। कभी कभी ये फट जाती है सेल्स में, पूरी सेल्स को आपका डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाती है, मैसेज में बताइए, वैक्यूल्स की सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन का नाम क्या है। टोनोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। तो अभी तक हमने कितनी तरह की मेम्ब्रेन पढ़ी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक पड़ा है आपका न्यूक्लियर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, बस इतनी बड़ी है, ठीक। सेकंड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। इस लिक्विड में क्या क्या डिसॉल्व होता है? तो इस लिक्विड्स में कार्बोहाइड्रेट डिसॉल्व रहता है। कार्बोहाइड्रेट, इसका एक तरह से ये स्टोरेज है। जैसे हमारे कमरे में, हमारे घर में एक रूम होता है जहाँ पे हम दाल सब्जी सब स्टोर करके रखते हैं। तो इस वैक्यूल्स के अंदर आपका सब्सटेंस होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स। मिनरल कौन कौन से? जैसे सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ठीक, ये मिनरल्स हो गए। और पिगमेंट, पिगमेंट जिसकी वजह से कलर प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर। ये सब कहाँ पे डिसॉल्व स्टेट में रहते हैं? वैक्यूल्स के अंदर। बस वैक्यूल्स का इतना ही काम है। दोनों प्लास्ट याद रखिएगा। बाकी है प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, इसको आगे पढ़ाएंगे, ठीक। आज इसी पे एंड करते हैं। अभी तक जो पढ़ाया है उसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हमने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाना है वो बता देता हूँ। फर्स्ट आपका प्लास्टिड पढ़ाना है, सेंट्रोसोम पढ़ाना है, और फिर उसके बाद डीएनए, आरएनए, ठीक, और फिर आपका सेल डिवीजन, क्रोमोसोम। थैंक यू।